Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों लोग बायोमोलिक्यूल्स 11th का चैप्टर MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे खासे मार्क्स देकर चले जाएगा बच्चों। तो क्या करते हैं, फटाफट से क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं इसका आज का सेशन। अब देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले चलो हम बोर्ड पे देखते हैं हमारा बायोमोलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या, तो देखो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, बायोमोलिक्यूल्स, है ना। फास्ट होगा बच्चों ये सेशन, वन शॉट है इसलिए फास्ट होगा। इसी का डिस्क्रिप्टिव प्लेलिस्ट भी जल्द आने वाला है जो कि अगले स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अब आप लोग के लिए टाइम क्या है, फटाफट काम करने का है। तो स्टार्ट क्या करना है, आप लोग ने फटाफट रीडिंग पहले कर लेनी है। ठीक है, तो ये भी बात अच्छे से याद रखो। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, सर्टन, देखो सर्टन केमिकल कंपाउंड्स, है ना, सर्टन केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, देखो विच आर रिस्पॉन्सिबल for generation, which are responsible for generation or formation of living entity। ये याद रखना है बच्चों, एक लिविंग एंटिटी बनाने के लिए वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिस मतलब एक लिविंग एंटिटी बनाने के लिए वो रिक्वायरमेंट नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स की, और यही नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, इसको ही कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स। ये बात अच्छे से याद रख लो बच्चों, ओके। तो अब बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन देख लो बच्चों, है ना। बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दो ग्रुप से बच्चों इसके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, दो चीजें हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो अब बच्चों ये डेफिनेशन आता है ना दिमाग में कि व्हाट इज मैक्रो एंड व्हाट इज माइक्रो, है ना। तो मैक्रो, मैक्रो मतलब वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल, और ये मॉलिक्यूलर वेट इनका ज्यादा भी होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट इनका होगा हाई। ठीक है, माइक्रो मतलब ये भी एसेंशियल होंगे लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा बच्चों। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, मैक्रो एंड माइक्रो। उसके बाद मैक्रो में क्या क्या आ जाता है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और माइक्रो में क्या आता है, याद रखो, लिपिड इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, और माइक्रो मॉलिक्यूल में लिपिड के साथ साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, क्या क्या आ जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी आ जाते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं बच्चों, प्राइम एलिमेंट्स, फिर इनमें भी मैक्रो होते हैं, और लास्ट में आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। अब देखो पॉलीसैकेराइड में क्या है, नॉर्मल हमारी सिंपल शुगर्स होंगी। पॉलीपेप्टाइड में आते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनते किससे हैं, एमिनो एसिड से, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते किससे हैं, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो हमारा पूरा पॉलीसैकेराइड जो है ये सिंपल मोनोमर शुगर से बनेगा, पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड जो है ये एमिनो एसिड से बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखो। लिपिड्स, लिपिड्स में क्या क्या होते हैं बच्चों, फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड्स में दो होते हैं बच्चों, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड्स। ये बात अच्छे से याद रखो मेरे बच्चों, अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके बाद अब देखो शुरुआत करते हैं हम लोग किसकी, शुरुआत करते हैं हमारे, शुरुआत करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या होता है बच्चों, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये बात याद रखो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और इसी को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैकराइड्स भी बोलते हैं। दे आर बायोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ जस्ट
कितने एलिमेंट होंगे मेरे बच्चों? 3 एलिमेंट्स। पहले तो होगा कार्बन, फिर होगा हाइड्रोजन और देन होगा ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना CxH2O टेकन Y, ये याद रखना CxH2O टेकन Y। और इसका जो रेशियो होता है बच्चों ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन का, ये वाटर के जैसा ही होता है, जैसे 2:1। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, इसीलिए ये एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड है? एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स है बच्चों। ठीक है, ये बात याद रखना। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, इनकी कुछ क्लासेस होती है, या फिर ऐसा समझ लो इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है बच्चों मोनोसैकेराइड्स। क्या है? मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद है डाइसैकेराइड्स। इसको ही तुम डाइसैकेराइड के ऊपर भी एक और होती है जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। दिख रहा है ना? ओलिगोसैकेराइड्स। और ओलिगोसैकेराइड में मोस्ट कॉमन होते हैं डाइसैकेराइड्स, ये बात याद रखना बच्चों। ठीक है, उसके बाद होती है बच्चों पॉलीसैकेराइड्स। क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। अब देखो मोनोसैकेराइड्स इनको क्या बोलते हैं? सिंपल अगर मैं बोलूं तो, एक मिनट, गलत पेज खुल गया। हाँ, अब देखो मोनोसैकेराइड्स मतलब क्या होता है? देखो मोनोसैकेराइड, ठीक है, तो ये होगा यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैनॉट बी, देखो विच कैनॉट बी further, which cannot be further hydrolyzed। ठीक है, अगर ये एक ऐसा यूनिट होगा कार्बोहाइड्रेट का जो फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता इसका। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। डाइसैक किसको बोलेंगे बच्चों? देखो डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड किसको बोलेंगे? जो 2 मोनोसैकेराइड से बनेगा, है ना, मोनोसैकेराइड। 2 मोनोसैकेराइड से जुड़ के डाइसैकेराइड बनता है। और पॉली किसको बोलेंगे मेरे बच्चों? पॉलीसैकेराइड मेड ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड, मैनी मोनो। देखो डाई को भी और पॉली को भी हम लोग हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं बच्चों। ये बात अच्छे से ध्यान रख लो। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद अब मोनोसैकेराइड, अगर मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन है तो इसको हम ट्रायोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायोज। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन वाले। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है बच्चों? ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर टेट्रोज, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन वाले, है ना, क्या? 4 कार्बन वाले। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाले। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाले। हेप्टोज मतलब 7 कार्बन वाले बच्चों। ठीक है, तो ट्रायोज के 2 एग्जाम्पल याद रखने के बच्चों, DHA मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और दूसरा वाला है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ट्रायोज के 2 एग्जाम्पल। ओके, तो क्वेश्चन बच्चों इन्हीं पर आते हैं भाई, कौन सा ट्रायोज है, कौन सा टेट्रोज है, बताओ यार हमको भी, है ना। तो फर्स्ट देखो बच्चों, पहला वाला कौन सा है हमारा? मोनोसैकेराइड, है ना, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में पहला कौन सा देख रहे हैं बच्चों हम लोग? ए, ये है ट्रायोज, है ना, ट्रायोज। हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन से बना है, 3 कार्बन्स। ओके, एग्जाम्पल कौन से याद रखोगे बच्चों? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड। सेकेंड क्या है बच्चों? टेट्रोज, है ना, टेट्रोज। टेट्रोज, टेट्रोज में कितने कार्बन? 4 कार्बन्स, है ना, कितने कार्बन्स? 4 कार्बन्स। 4 कार्बन्स के बाद आप लोग ने याद रखना है एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है? एरिथ्रोज, एरिथ्रोज,
फिर एरिथ्रुलोज, है ना। और देखो थर्ड पेंटोज, पेंटोज, अरे भाई पिंटू भाई, पिंटू मतलब पेंटोज 5 कार्बन्स, हाउ मेनी कार्बन्स, 5 कार्बन्स। 5 कार्बन्स में क्या बच्चों, राइबोज याद रखो, राइबोज, फिर डिऑक्सी राइबोज, है ना, डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज और राइब्यूलोज, है ना, राइब्यूलोज। ओके, पेंटोज हो गया। इसके बाद में बच्चों फोर्थ वाला है हेक्सोज, ये वाला सबका प्यारा राजदुलारा है। ओके, हेक्सोज कितने आएंगे भाई, 6 कार्बन्स, है ना, 6 कार्बन्स। उसके बाद में एग्जाम्पल क्या आएंगे, देखो फ्रुक्टोज, है ना, फ्रुक्टोज हो गया, फिर बाद में ग्लूकोज, फिर गैलेक्टोज। ये याद रखो बच्चों, 3 एग्जाम्पल्स। ओके, इससे बाहर का कुछ नहीं आता है। इसके बाद हेक्सोज हो गया और लास्ट में याद रखो हेप्टोज। हेप्टोज में तो एक ही एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों, कितने कार्बन होंगे, सबसे पहले तो 7 कार्बन्स, हाउ मेनी कार्बन्स, 7 कार्बन्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सीडो हेप्टुलोज। ओके, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया रहेगा आप लोग को, ठीक है। अब देखो, हाँ अब देखो बच्चों डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में क्या करना है, सुक्रोज, फिर लैक्टोज और देन माल्टोज। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखनी है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओके, पॉलीसैकेराइड में 2 होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब देखो इसको भी हम लोग डिकोड करते हैं, डिकोड मतलब अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है। तो डाइसैकेराइड में देखो सेकंड नंबर क्या है भाई, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में सबसे पहला क्या है बच्चों, ए वाला कौन सा है हमारा, ए वाला कौन सा है, सुक्रोज, है ना, सुक्रोज। देखो बना किससे है, ये बना है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, ये बात याद रख लो, ठीक है। बी माल्टोज, माल्टोज किससे बना है बच्चों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, मतलब 2 ग्लूकोज के यूनिट से। और सी लैक्टोज, लैक्टोज किससे बना है बच्चों, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है, गैलेक्टोज। ये बात याद रखना अच्छे से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से हमारा लैक्टोज बना है। तो देखो यहां पे सुक्रोज, इसी को हम बोलते हैं बच्चों केन शुगर, ठीक है। ये कब बनती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मतलब जब भी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलेंगे, मतलब कंबाइन होंगे, तब सुक्रोज बनता है बच्चों, ठीक है। लैक्टोज को हम बोलते हैं मिल्क शुगर, याद रखो बच्चों, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सादे एमसीक्यू है, भूल जाते हैं हम लोग। माल्टोज को हम बोलते हैं मॉल्ट शुगर, ठीक है। मॉल्ट शुगर में देखो अभी लैक्टोज में क्या क्या होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज। माल्ट शुगर में 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जैसे मैंने जस्ट अभी लिखा कर दिया आप लोग को। ओके, तो यहां तक देख लेना। उसके बाद में देखो पॉलीसैकेराइड्स, है ना, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किससे बना रहता है मेरे बच्चों, पहले तो 2 टाइप्स के होते हैं ये, एक तो होता है होमोपॉलीसैकेराइड, देखो होमो पॉलीसैकेराइड, और दूसरा होता है हेटेरो पॉलीसैकेराइड। देखो कितने होते हैं भाई, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा बच्चों, सेम मोनोमर्स होंगे, ठीक है, सेम मोनोमर्स। और यहां पे ये किससे बनेगा, डिफरेंट मोनोमर्स, ठीक है। ये 2 चीजों से बना है। इसके बाद
डिफरेंट मोनोमर्स और सेम मोनोमर्स, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स याद रख लेना है आप लोग ने, जैसे सेल्यूलोज, सबको पता है ये चीज, सेल्यूलोज, फिर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, उसके बाद में आएगा स्टार्च, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल याद रखो। इसका क्या याद रखोगे बच्चों, हाइलुरोनिक एसिड, फिर हेपारिन याद रख लो एक, है ना। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग ने इसके याद रख लेने हैं बच्चों, बस एकदम मतलब सिंपल वाले नोट्स दे रहा हूं बच्चों में, ठीक है, ये बात याद रख लो। देखो जैसे यहाँ पे ग्लाइकोजन कौन से फॉर्म में होती है बच्चों, एनिमल का स्टोर फूड होता है ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज सेल वॉल में होता है, और स्टार्च जो है ये प्लांट का स्टोरेज मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये चीज देख लो बच्चों, पॉलीमर ऑफ डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, हेपारिन, ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो बच्चों मोनोसैकेराइड्स, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सिंपलेस्ट होते हैं, फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बच्चों, स्वीट टू टेस्ट होते हैं, ठीक है, और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। फिर फर्दर हाइड्रोलाइज, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और इन्हीं को हम मोनोमर्स भी बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CH2O टेकन N टाइम्स, ठीक है, वेर N कैन बी 3 से लेके 5, 6, 7 तक हो सकता है। अगर 3 है तो इसको ट्रायोस बोलने का, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, और सो ऑन, 7 है तो हेप्टोस, 8 का कुछ नहीं, ऑक्टोस नहीं होता है बच्चों, ओके। देखो मोनोसैकेराइड कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप, अब अगर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो मोनोसैकेराइड्स 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक होते हैं अल्डिहाइड वाले जिसको हम एल्डोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलेंगे, और एक होंगे कीटोन वाले जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कीटोज बोलते हैं। जैसे देखो अल्डोज है, एग्जांपल क्या आएगा, ग्लूकोज, जाइलोज, ठीक है, और सिंपल, और सिंपल बोलेंगे। अगर कीटोन रहा तो इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग कीटोसिस, क्या बोलते हैं, कीटोसिस, जैसे राइब्यूलोज, फ्रुक्टोज। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों अभी यहाँ पे अल्डोज और कीटोज के। देखो मैं यहां लिख देता हूं अल्डोज और यहां लिख देता हूं कीटोज, और यहां लिखता हूं बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो 3 में अल्डोज के लिए क्या है बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इधर पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 के लिए बच्चों यहां पे होता है एरिथ्रोज, है ना, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, एरिथ्रोज, और यहां पे एरिथ्रुलोज। देन 5 के लिए होता है बच्चों राइबोज, और यहां पे राइब्यूलोज। 6 के लिए होता है बच्चा ग्लूकोज, और यहां पे फ्रुक्टोज। याद रख लो बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखना, बड़ी सिंपल चीजें हैं कुछ कुछ, ओके। अब धीरे धीरे से ग्लूकोज पे बढ़ना। देखो ग्लूकोज आ गया, हमारे बॉडी में कितना होता है भाई, 90 mg per ml per 100 ml, okay. The small size and solubility in water of glucose molecule allows them to pass through cell membrane into the cell. अब ग्लूकोज ज्यादा अच्छे से क्यों यूटिलाइज होता है, बिकॉज ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों बहुत अच्छा है और वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली ट्रांसफर हो सकता है, प्लस
इसको तोड़ना भी इजी होता है और इसको एटीपी में कन्वर्ट करना भी इजी जाता है बॉडी को, ठीक है। व्हेन मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज्ड अ सेलुलर इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और इस दौरान एनर्जी एक्सट्रैक्ट या फिर हार्वेस्ट की जाती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। और आपकी मालूमात के लिए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपीज के अराउंड एनर्जी मिलती है, ये बात याद रखो। अब देखो गैलेक्टोज वेरी सिमिलर होता है ग्लूकोज के, दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, ये बात याद रखो। गैलेक्टोज रिएक्ट्स विद ग्लूकोज टू फॉर्म डाइसैकेराइड जैसे है लैक्टोज। However, glucose and galactose cannot be easily converted into one another. Galactose cannot play the same role in respiration as that of glucose. ये भी बात याद रखो कि गैलेक्टोज इतने आसानी से मेटाबोलाइज नहीं हो सकता है। फिर फ्रुक्टोज, इसी को बोलते हैं फ्रूट शुगर बोलते हैं बच्चों, ये एक कीटोहेक्सोज है, बट इसके रिंग में 5 एटम होते हैं कार्बन के, rather than 6 atoms in the ring. फ्रुक्टोज रिएक्ट्स विद ग्लूकोज टू फॉर्म सुक्रोज, जिसको हम टेबल शुगर या केन शुगर बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ये बात याद रखो, पूरे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज इनके पास फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। और ये बेनेडिक्ट टेस्ट को क्या करती है बच्चों, पॉजिटिव दिखाती है। तो अगर आपको टेस्ट देख लो बच्चों, कैसे बोल सकते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ जब भी तुम किसी मोनोमर को रिएक्ट करोगे तो वो पॉजिटिव रिएक्शन ही देगा, अच्छे से याद रखना। उसके बाद देखो बच्चों डाइसैकेराइड में क्या आता है, देखो मोनोसैकेराइड्स आर रेयर इन नेचर, मतलब भले इतने होने के बाद भी मोनोसैकेराइड कभी अलोन फॉर्म में नहीं रहते, सिंगल फॉर्म में नहीं रहते, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। और जब ये कंबाइन होते हैं दो मोनोसैकेराइड्स जब कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं डाइसैकेराइड बच्चों, ठीक है। तो डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसैकेराइड रिएक्ट्स बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। इनके बीच में कौन सी रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का हकाल पट्टी हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल को बोला जाता है पहली फुर्सत में निकलो, चलो जल्दी निकलो यहां से, कोई जरूरत नहीं है हमको आपकी, है ना, ऐसा बोल दिया जाता है। अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म्स एंड होल्ड्स 2 मोनोमर्स टुगेदर। तो याद रखना 2 मोनोमर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है मेरे बच्चों। कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। पानी पीना बहुत जरूरी है, तो ऑलवेज ड्रिंक वाटर। अब ये देखो बच्चों, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये हमको देखना है डाइसैकेराइड में। ये याद रखो, सुक्रोज ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना। सुक्रोज के पास कोई फ्री अल्डिहाइड या कोई फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है। फिर लैक्टोज एंड माल्टोज, ये दोनों भी रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, ये याद रखना। लैक्टोज ऑल्सो एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म विच इज मेड फ्रॉम बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। डाइसैकेराइड ये सॉल्युबल होते हैं पानी में, दे आर टू बिग टू पास थ्रू सेल, इसीलिए सेल क्या करता है, पहले इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद दे आर ब्रोकन डाउन इन द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। Thus, formed monosaccharide then passes into blood and through cell membranes into the cell. तो डाइसैकेराइड हमारा सेल डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है क्या, नहीं। डाइसैकेराइड पहले इसको तोड़ेगा, किसके फॉर्म में, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में। ये बात अच्छे से याद रखना बच्चों, ओके। और इसी दौरान वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की हकाल पट्टी कर देता है। फिर उसके बाद देखो यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप देख पा रहे होंगे। फिर मोनोसैकेराइड्स आर यूज्ड वेरी क्विकली, ये तो आपको पूरी स्टोरी पता है। मोनोसैकेराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स इन द सेल बाय कंडेंसेशन रिएक्शन व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एज मैक्रोमोलिक्यूल। These are too big to form to escape from the cell.
अब ये अपन पॉलीसैकेराइड में देखने वाले कि भाई मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बन रहा है। अब डाइसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड कैसे बनता है? देखो पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स कैन अंडरगो सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जब भी मोनोसैकेराइड्स में बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, मतलब बार बार ये रिएक्ट करेगा एक में के साथ और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी को हम बोलते हैं बच्चा कंडेंसेशन रिएक्शन, या फिर बोल सकते हो इसको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी ये पॉलीमराइज होगा तो यहां पे एक लंबी सी चेन बनेगी बच्चों। ठीक है, लंबी सी चेन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। एंड व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ मैनी मोनोमर्स या फिर मैनी मोनोसैकेराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। अब यहां पे सबसे पहला है हमारा प्यारा राज दुलारा स्टार्च। आप पोटैटोस खाते हो ना, पोटैटोस के अंदर जो व्हाइट होता है वो क्या है? स्टार्च है मेरे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्च ये स्टोर्ड फूड होता है प्लांट का। ये भी दो फॉर्म में होता है बच्चों, एक तो होता है अमाइलोज जो कि स्ट्रेट चेन होगी, एक होगा अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड चेन होगी। ये बात याद रखना, बोथ आर। इसका मोनोमर देख लो बच्चों, ये होता है अल्फा ग्लूकोज। क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज। अमाइलोज क्या होता है? देखो बच्चों, अमाइलोज इज अनब्रांच्ड, द मॉलिक्यूल कॉइल्स इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर। अब जब ये कॉइल होगा तो क्या बनाएगा? कोलॉइडल सस्पेंशन बनाएगा हॉट वाटर में। देख लो यहां पर हॉट वाटर में अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड होगा बच्चों। ठीक है, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज से ही बनेगा। इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अमाइलोपेक्टिन सॉल्युबल नहीं है पानी में। अच्छे से छोटी छोटी चीजें याद रखना। अब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन देखो बच्चों, ये एक अमाइलोपेक्टिन है। क्या है बच्चों? अमाइलोपेक्टिन। और इसके बीच में डिस्टेंस बहुत छुटकू छुटकू होते हैं, ब्रांचिंग होती है और साइड चेन्स भी होते हैं बच्चों इसमें। मतलब साइड चेन्स आ रहे हैं, वहां पे क्या हो गया? ब्रांचिंग आना लाजमी है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, और ये कहां पे होता है? सिंपली लिवर एंड मसल्स में। ठीक है, लिवर एंड मसल्स में। उसके बाद में सेल्यूलोज, ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीमर है बच्चों। ठीक है, और किससे बनेगा? बीटा ग्लूकोज से बनेगा। किससे बनेगा? बीटा ग्लूकोज से। ओके, ये बात याद रखना बच्चों। एक बात और, ये स्ट्रेट होता है, ये भी अच्छे से याद रखो। ये क्या करेगा? सेल वॉल का एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है बच्चों। ये याद रखना, ये बहुत टफ होता है और प्लांट के सेल को डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस और प्रेशर से बचाता है। प्लस ये फ्रीली परमिएबल होता है बच्चों। ओके, दिस टफनेस इज ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट इन द पॉलीमर चेन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नेबरिंग चेन्स। याद रखना, ऐसे दो चेन्स हैं। देखो ये ऐसे दो चेन्स है, तो बीच में क्या होते हैं बच्चों? ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। दिख रहा है ना, ये वाले बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब देखो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले एनर्जी गिविंग है, फिर मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज ये मेन सबस्ट्रेट है एटीपी का, फिर लैक्टोज जो है ये मिल्क में होता है जो कि एक बेबी को एनर्जी देगा, फिर पॉलीसैकेराइड ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और फूड रिजर्व्स बोल के काम आते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये इसके सिग्निफिकेंसेस है बच्चों, मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब इसका क्या जरूरत है। ओके, सेकेंड बायोमोलिक्यूल है हमारा जिसका नाम है लिपिड्स। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है लिपिड्स। अब लिपिड्स कहां काम आते हैं बच्चों? देखो, दीज आर ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस विद ग्रीसी कंसिस्टेंसी, मतलब ऐसी ग्रीसी लाइक होंगे, फिर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बनेंगे, और इसमें भी चीजें याद रखने जैसी है। बनते किससे बच्चों? ये बनते हैं फैटी एसिड से। किससे बनते हैं? फैटी एसिड से। उसके बाद फैटी एसिड्स होते क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन चेन हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग इन अ कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका मीनिंग क्या है? ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन होती है और लास्ट में COOH होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 COOH
H। ये क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेनोइक एसिड है ना, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट चेन है, सॉरी हाइड्रोकार्बन चेन है, और अंतिम में यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब देखो दो टाइप्स के हो सकते हैं फैटी एसिड्स, एक तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें कोई डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में दो एग्जांपल याद रखो बच्चों, पाल्मिटिक एंड स्टीरिक एसिड, ठीक है, ये एनिमल्स और प्लांट फैट्स में मिलती है, ये बात याद रखना है। फाउंड इन ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल आर एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये देख लो बच्चों, ठीक है, ये यहां पे मोर डबल बॉन्ड्स होंगे, वन और मोर डबल बॉन्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एग्जांपल याद रखना, ओलिक एसिड फाउंड इन नियरली ऑल फैट्स, लिनोलिक एसिड ये मिलेंगे आपको सीड ऑयल्स में, और ये एमसीक्यू पॉइंट्स है बच्चों, आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। दीज फैटी एसिड्स आर बेसिक मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स। अब सबसे पहले लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, तो लिपिड्स देखो बच्चों, सिंपल लिपिड्स, पहला क्या है, सिंपल लिपिड्स, तो ये होंगे ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड वेरियस अल्कोहल्स, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, सिंपल लिपिड्स। अब यहां पे देखो इसके एग्जांपल्स क्या है, फैट्स एंड वैक्सेस। याद रखो फैट्स क्या होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल। फैट्स मतलब फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बोला जाएगा। अब देखो ट्राइग्लिसराइड किसको बोलेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये बात याद रखना, और इसीलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम लोग ऑयल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑयल्स, ठीक है। अब जब भी तुम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हाइड्रोजिनेट करोगे, मतलब उसमें हाइड्रोजन पास करोगे, तो वो सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं वनस्पति। इसका एक एग्जाम्पल है, ओके। अब इसके बाद फैट्स देखो बच्चों, फैट्स ये न्यूट्रिशनल सोर्स होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसमें, ये रिजर्व फूड बोल के एक्ट कर सकता है। प्लांट्स में इसको सीड में स्टोर किया जाता है, ताकि एम्ब्रियो जब जर्मिनेट हो तो इसी स्टोर्ड ऑयल या फिर फैट को यूज करके खुद को जर्मिनेट कर सके। एनिमल में देखो एडिपोसाइट्स में होता है स्टोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में सबक्यूटेनस टिश्यू में भी होगा, जो हमारे स्किन के नीचे होती है, और जो कि हमारे बॉडी को क्या करेगी बच्चों, हीट लॉस से बचाएगी, मतलब इंसुलेट करेगी। उसके बाद फैट्स डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, ये क्या करेंगे, मैकेनिकल शॉक्स को एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, मैकेनिकल शॉक्स को एब्जॉर्ब करेंगे। मान लो किसी ने आपकी जोर से किडनी में मार दिया, तो किडनी तुरंत फेल होती है क्या, नहीं, वो फैट्स क्या करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, ओके। ये बात समझ लेना। वैक्स बच्चों ये होगा ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विथ लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्कोहल, वो भी अल्कोहल्स थे लेकिन शॉर्ट चेन, ये कैसे है, लॉन्ग चेन, ये बात याद रख लो। कहां मिलेंगे बच्चों, दे आर फाउंड इन ब्लड, गोनाड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। वैक्स आर नॉट एज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड एज फैट्स and are solid and at ordinary temperature. Wax in the beehive, example देखो, आपने beehive देखा होगा ना, मधुमक्खी का छत्ता, वहां पे भी वैक्स होता है बच्चों, ओके। वैक्सेस देखो forms insoluble coating on hair and skin in animals, देखो आउटर कोटिंग ऑफ स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट पे भी आपको वैक्स दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा लगाएंगे हाथ, आपको थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर महसूस होगा, ओके। इसके बाद है बच्चा लोग कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स मतलब जब भी देखो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड के पास अदर ग्रुप्स जैसे फॉस्फेट, शुगर, ऐसे मॉलिक्यूल लिपिड्स के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है, तब इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड्स। जैसे देखो फॉस्फोलिपिड, जो कि सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। उसके बाद शुगर, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ये बात भी याद रखो। दे कंटेन्स मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप और सिंपल शुगर।
Some phospholipids such as lecithin also have a nitrogenous compound attached to the phosphate group. ये बात याद रखो, लेसिथिन के पास नाइट्रोजन भी होता है प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी होता है और ये एक कंपाउंड लिपिड है. ओके, फॉस्फोलिपिड्स इसके पास देखो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होगी और ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है. फिर ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन्स, ग्लाइकोलिपिड्स के पास क्या होता है बच्चों, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड सिंपल शुगर जैसे गैलेक्टोज, और ये हमारे ब्रेन में या फिर माइलिन शीट में या व्हाइट मैटर में बहुत अहम रोल करता है. इसीलिए गैलेक्टोज को सेरिब्रोसाइड भी बोला जाता है बच्चों. तो ब्रेन में जो होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स वो हमारे जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में अहम रोल प्ले करते हैं बच्चों, व्हाइट मैटर और माइलिन शीट बनाने में. ये भी आप अच्छे से याद रखना बच्चा लोग. उसके बाद देखो बच्चों स्टेरॉल्स, ये होते हैं मेरे बच्चों डिराइव्ड लिपिड्स. ओके, किससे बने रहेंगे, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग से. ओके, अब देखो और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन भी इसमें हो सकती है. कॉमन स्टेरॉल इसका नाम है कोलेस्टेरॉल, ये बात भी याद रखना. इसके बाद ये सिर्फ एनिमल बॉडी बनाता है, जो प्लांट बॉडी बनाता है उसको फाइटोस्टेरॉल बोला जाता है बच्चों. देखो यहां पे होगा कहीं, ओके ऊपर साइड में होगा, हाँ ये, हाँ अब देखो फाइटोस्टेरॉल बोला था ना मैंने. अब जैसे देखो एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, विटामिन डी, ये सब कोलेस्टेरॉल से ही बनाए जाते हैं. कोलेस्टेरॉल प्लांट्स में नहीं मिलता है, तो जो स्टेरॉल प्लांट में मिलता है इसको फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं. ठीक है, याद रखना, अच्छे से याद रखना. अब याम प्लांट इसका एक एग्जाम्पल है जहां से डायोसजेनिन नाम का एक स्टेरॉइड कंपाउंड निकाला जाता है. ठीक है, और ये एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाने में या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. यहां तक समझ गया. अब देखो बच्चा लोग प्रोटीन देखते हैं. प्रोटीन का मीनिंग देखो, बर्जिलियस ने सबसे पहले ढूंढा था प्रोटीन. मुल्डर ने अडॉप्ट किया टर्म प्रोटीन टू रिफर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट. प्रोटीन्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं बच्चों. ओके, प्लस कंटेनिंग एमिनो एसिड यूनिट्स रेंजिंग फ्रॉम 100 to 3000, मतलब एक प्रोटीन की चेन में 100 से लेके 3000 तक एमिनो एसिड्स के रेसिड्यूज हो सकते हैं. फिर प्रोटीन्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, ये बात भी याद रखना. इनके पास क्या क्या होता है, एमिनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड which joins the carboxyl group of one amino acid residue to the amino group of another amino acid residue. ये बात याद रखना. अब नेचर में टोटल कितने 20 नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स है. कितने मेरे बच्चों, 20 नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स. द लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन फॉर्म्स इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो जब भी ऐसी स्ट्रेट चेन है समझो एमिनो एसिड की, तो इसको हम प्राइमरी बोलते हैं. जब भी यह अमीनो एसिड ऐसे हेलिकल फॉर्म में ट्विस्ट हो जाएगा तब इसको हम सेकेंडरी अमीनो एसिड्स बोलते हैं. जब भी ये इस तरह के ऐसे नॉर्मल से लूप्स बनाएगा तो इसको हम टर्शरी अमीनो एसिड्स बोलते हैं. और जब भी ये बहुत ही हाइपर लूप वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे देखो दिख रहा है ना, तो ये होगा मेरे बच्चों क्वाटर्नरी अमीनो एसिड. ये बात भी अच्छे से याद रख लो. ओके, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मेरे को पता है. उसके बाद प्रोटीन्स कैसे होते हैं बच्चों, एक्सट्रीमली रिएक्टिव. प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाईली स्पेसिफिक. प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर. याद रखो बच्चों, प्रोटीन्स एम्फोटेरिक होते हैं बिकॉज दे एक्ट एज बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस. द बिहेवियर ऑफ प्रोटीन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच. मतलब पीएच के ऊपर ये हाईली डिपेंडेंट होंगे. जैसे देखो फॉर एग्जांपल पेप्सिन है हमारे स्टमक में, उसको एसिडिक पीएच लगता है, और ट्रिप्सिन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको बेसिक पीएच लगता है. देखो यहीं पे कितना बड़ा झोल है.
ओके, तो हाईली पीएच स्पेसिफिक होते हैं ये। लाइक एमिनो एसिड, प्रोटीन्स आर डायपोलर आयोन्स। फिर ये आइसोइलेक्ट्रिक, देखो आयोन्स एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस एंड द नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ये बात याद रखना। ये थोड़ा सा अपन चार्जेस वगैरह में जा रहे हैं, वापस बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। द आयोनिक ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन आर contributed by side chains of the polyfunctional amino acids. Protein consists of more basic acids such as lysine and arginine exist as a cation at physiological pH of 7.4. ठीक है, उसके बाद such proteins are called as basic proteins. तो basic protein में क्या होगा? ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास बेसिक नेचर बहुत ज्यादा है, या फिर इसमें लाइसिन और आर्जिनिन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ये बात याद रखना। हिस्टोन्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन्स। तो याद रखना, बेसिक प्रोटीन्स में लाइसिन और आर्जिनिन होगा, इसका मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स में भी लाइसिन और आर्जिनिन होगा। अ प्रोटीन रिच इन एसिडिक एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज एन एनायन एट फिजियोलॉजिकल पीएच। याद रखना, such proteins are called as acidic protein. Most of the blood proteins are acidic proteins. तो हिस्टोन बेसिक प्रोटीन और बहुत सारे ब्लड प्रोटीन्स एसिडिक प्रोटीन्स, ये याद रख लो बच्चों। ये एमसीक्यू पॉइंट्स है हमारे छोटे छोटे। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें भी 3 कैटेगरीज है बच्चों। पहला तो होगा हमारा नॉर्मल वाला, सिंपल प्रोटीन्स। तो देखो, सिंपल प्रोटीन्स आर ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली एमिनो एसिड, और ये होते हैं सॉल्युबल इन मोर सॉल्वेंट्स। सिंपल प्रोटीन में बी सॉल्युबल इन वाटर। हिस्टोन्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर सॉल्युबल ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सॉल्युबल प्रोटीन, ऐसा भी आ सकता है। तो आप उस समय आराम से हिस्टोन को टिक कर सकते हो। इसके बाद अल्ब्यूमिन्स, ये भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट दे गेट्स कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग। अल्ब्यूमिन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, जैसे एग अल्ब्यूमिन, सीरम अल्ब्यूमिन और लेग्यूमेलिन, जो कि लेग्यूम्स जैसे पल्सेस में पाया जाता है। कॉन्जुगेट प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन किसको बोलेंगे बच्चों? जब भी प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन ग्रुप या फिर इसी को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप कंबाइन होगा, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट प्रोटीन। जैसे हमारा HB, HB किससे बना है बच्चों? आयरन और प्रोटीन से, है ना। तो प्रोटीन, आयरन क्या है? ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है बच्चों। क्या है? प्रोस्थेटिक मतलब नॉन प्रोटीन ग्रुप। ओके, आयरन इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप, ये बात याद रखना बच्चों। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। डिराइव्ड प्रोटीन ज्यादा नहीं है बच्चों डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में अपने को लिखने को, लेकिन ये याद रखना, प्रोटीन्स नॉट फाउंड इन नेचर। ठीक है, इसके बाद ये होते हैं, देखो, दीज प्रोटीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेटिव प्रोटीन्स। डिराइव्ड मतलब जो नेचुरली एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स है, उन्हीं से कुछ अलग किस्म के प्रोटीन बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मेटा प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, ये सब डिराइव्ड प्रोटीन्स है। ओके, ये बात याद रखो मेरे बच्चों, अच्छे से याद रखो, ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं है देखो ज्यादा। अब देखो बच्चा, न्यूक्लिक एसिड, इसको मैं लेके चलता हूं आपको बोर्ड पे। ओके, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये बनता है बच्चों, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है ना। और ये न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनता है। पहला वाला हमारा कौन सा है भैया? पहला वाला कौन सा है? हमारा प्यारा डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर। अब डीऑक्सी राइबोज कहां पे आएगा बच्चों? ये आएगा डीएनए में।
और हमारा राइबोस शुगर का आएगा हमारा आरएनए में, है ना। इसके बाद डीऑक्सी हो गया, फिर राइबोस हो गया, उसके बाद में आएगा बच्चों नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के बाद क्या आएगा मेरे बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, ये बात भी याद रखो, नाइट्रोजन बेस दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। पहला तो होगा प्यूरिन्स, दूसरा होगा पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स किसको बोलेंगे बच्चा, प्यूरिन्स में दो आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन्स में क्या आते हैं बच्चा, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। थाइमिन अगर रहा तो कहां पे, डीएनए में होगा थाइमिन, और यूरासिल कहां पे होगा बच्चों, आरएनए में होगा यूरासिल। ठीक है, आरएनए में होगा यूरासिल, ये बात अच्छे से याद रखना। ओके, अब एक और चीज याद रखना बच्चों, डीएनए जो है, हम डीएनए की बात करते हैं अभी, याद रखना ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ओके, डबल स्ट्रैंडेड होता है, फिर उसके बाद एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल भी होता है, उसके बाद में हेलिक्स मतलब हेलिकल होगा, मतलब ट्विस्टेड लैडर के फॉर्म में होगा। याद रखो एडेनिन इसमें हमेशा थाइमिन के साथ कंबाइन होगा, और जो ग्वानिन है ये हमेशा साइटोसिन के साथ कंबाइन होगा, एंड वाइस वर्सा। फिर जितने एडेनिन होंगे, एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होगी और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी, एंड वाइस वर्सा। तो सिंपल अगर मैं बोलूं तो A प्लस G इज ऑलवेज इक्वल्स टू C प्लस T, ये बात याद रखना। ओके, इसके बाद डीएनए ये है मेन जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, ये अच्छे से याद रखना बच्चों। इसके बाद यहां पे एक बार डीएनए के बारे में भी देख लेते हैं बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया, लेकिन कुछ बेसिक्स देखते हैं अभी। फ्यूलजेन शोड दैट chromosome contains DNA. He established that nucleic acid contains 2 pyrimidine and 2 purines. जैसे अभी मैंने बोला, Wilkins and co-worker showed that purine and pyrimidine bases are placed regularly. DNA molecules at a distance of 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब ऐसे समझ लो कि दो प्यूरिन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम जितना है। डीएनए किससे बना है, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, जो कि अभी जस्ट मैंने बोला है सब ये। पिरिमिडिन बेसिस ये कैसे होते हैं बच्चों, पिरिमिडिन सिंगल रिंग होते हैं, नाइट्रोजन बेस होता है इसमें। ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, प्यूरिन्स कैसे होते हैं, डाइसाइक्लिक होते हैं, मतलब डबल रिंग होते हैं, ग्वानिन और एडेनिन इसके एग्जांपल है। Erwin Chargaff estimated relative amounts of 4 nitrogen base, adenine, thymine, cytosine, guanine in DNA. They observed that pyrimidines and purine always occurs in equal amount. जैसे मैंने अभी जस्ट बोला था ना, A plus T equals to C plus G, ये बात याद रखना, जो सब भी बोला मैंने बच्चों। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बच्चों, ये वेरी लॉन्ग चेन होता है मेड अप ऑफ ऑल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। तो इसी वजह से दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है इसी को हम बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। द शुगर इज ऑलवेज डीऑक्सीराइबोस, ये बात याद रखना, एंड इट ऑलवेज जॉइंस टू द फॉस्फेट in the same way so that a long chain is perfectly regular, repeating the same phosphate sugar sequence over and over again. Each sugar of the sugar phosphate chain has base attached to the base attached, and the base is not always the same. This unit, which is consist of sugar phosphate and a base, is called as nucleotide. जैसे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले आपको कि एक न्यूक्लियोटाइड बना किससे होता है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस।
ये बात याद रखो बच्चों। द नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, अगर सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर है, फॉर्म अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस और शुगर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में जब भी तुम क्या ऐड करोगे बच्चों, फॉस्फेट ऐड करोगे, तो ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। इन अ न्यूक्लियोसाइड nitrogenous base is attached to first carbon atom of the sugar, and when a phosphate group gets attached to the fifth carbon atom it forms the nucleotide molecule। ये बात याद रखो। ओके, पहले कार्बन के न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पहले कार्बन पे क्या होता है भैया, देखो फर्स्ट कार्बन एटम पे शुगर अटैच हो जाती है। अब अगर पांचवें कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड की शक्ल ले लेता है बच्चों। ओके, ये बात याद रखना। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द लोअर न्यूक्लियोटाइड अटैच विद फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉर्म्स अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जस्ट अभी लिख कर दिया था बच्चों। थर्ड कार्बन एटम ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्लेस जस्ट अबव इट। ये भी आप लोग को याद रखना है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस कौन सा, देखो डीएनए हमारा ऐसा दिखता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है 2 नैनोमीटर। इसी को आप बोल सकते हो 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, फिर ये एक डीएनए के मतलब ऐसे एक स्ट्रैंड का कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। ये भी आप लोग को याद रखना है। एंगस्ट्रॉम यूनिट सच है, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में बोले तो 0.34 नैनोमीटर। ओके, ये बात याद रखना। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, उसके बाद देखते हैं आरएनए। ये अनादर न्यूक्लिक एसिड है बच्चों। कुछ वायरस में ये एज ए जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है, इसी को हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म is not found to be hereditary material, but in certain organisms like tobacco mosaic virus ये एक hereditary material है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड also contains of polynucleotide chain, है ना, which अब इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, आरएनए में होता है यूरासिल। क्या होता है मेरे बच्चों, यूरासिल होता है, थाइमिन को इसने रिप्लेस किया होता है। आरएनए देखो, रिट्रोवायरस एंड वाउंड ट्यूमर वायरस आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, फिर उसके बाद आरएनए के टाइप्स भी देखना है हम लोग को अभी। देखो, इन केस ऑफ आरएनए यूरासिल सब्स्टिट्यूट्स थाइमिन, प्यूरिन एंड pyrimidine इक्वालिटी इज नॉट फाउंड इन आरएनए मॉलिक्यूल्स। एक बात भी याद रखो, आरएनए स्ट्रैंड इज यूजुअली फाउंड फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। मतलब कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखो बच्चों ये इस तरह है ना, ये ऐसा फोल्डेड होगा, और जहां जहां फोल्डेड होगा वहां क्या होगा, ऐसे बेस पेयरिंग्स आपको दिखाई पड़ेगी। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद दीज फोल्डिंग्स हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, ये भी बात याद रखो। फिर कितने टाइप्स का है भाई, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। ओके, एमआरएनए क्या करेगा, डीएनए से उठाएगा इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरआरएनए क्या करेगा, ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। और टीआरएनए क्या लेकर आएगा, जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस देखेंगे उसमें पूरा है, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। देखो बच्चों, एमआरएनए क्या करता है, डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन उठाता है। मतलब जेनेटिक डीएनए में जो भी कोडेड इंफॉर्मेशन है ये क्या करता है, एमआरएनए उठा लेता है मतलब कोडॉन्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब कोडॉन क्या होते हैं सर, कोडॉन होते हैं सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि क्या होता है बच्चों, डीएनए का मतलब ऐसे समझ लो किसी अमाइनो एसिड के लिए ये कोड करते हैं। उसके बाद राइबोसोम वो जगह होती है जहां पे इन्हीं कोडॉन्स को डिकोड किया जाएगा। और लास्ट में मेरे बच्चों, लास्ट में टीआरएनए, इसका काम क्या रहेगा, टीआरएनए के पास होता है अमाइनो एसिड, और ये क्या करता है, यही सिंपल टीआरएनए क्या करता है, यही अमाइनो एसिड कैरियर होता है, प्लस टीआरएनए के पास होते हैं एंटीकोडॉन्स। अब ये कोडॉन, ये एंटीकोडॉन, इसमें जब मैच होगा तभी अमाइनो एसिड अनलॉक होगा।
अब ऐसे ही अमाइनो एसिड एक में एक से ऐसे जुड़ते चले जाते हैं और हमारा पूरा प्रोटीन का चेन बनता है बच्चों, डिफरेंट अमाइनो एसिड से। तो आरएनए जो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कहाँ हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यहां तक शायद आपका हो गया होगा। देखो बच्चों, अब यहां पे हम एमआरएनए के बारे में देखें। क्या करता है बच्चों? कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर अरेंजिंग अमाइनोस एसिड इन डेफिनिट सीक्वेंस। जैसे मैंने बोला कि ये डीएनए के पूरे कोड्स कैरी करता है, मतलब अमाइनो एसिड के डीएनए का जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसको कोडॉन के रूप में कैरी करेगा। अब कोडॉन के रूप में कैरी करेगा मतलब ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस को इस तरह से लगाना है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। उसके बाद इट अकाउंट्स टोटल 3% होता है पूरे सेल्यूलर आरएनए का। मॉलिक्यूलर वेट ये सेवरल मिलियन हो सकता है। mRNA molecule carrying information to form complete polypeptide chain is called सिस्ट्रॉन। ठीक है, याद रखना कि वो mRNA मॉलिक्यूल को हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, किसको? जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहा है। साइज ऑफ mRNA इज रिलेटेड टू साइज ऑफ मैसेज इट कंटेन्स। तो जितने ज्यादा कोडॉन्स उतना ज्यादा उसका बड़ा साइज होगा। फिर देखो ये पूरे mRNA को बोलेंगे हम लोग सिस्ट्रॉन। इसके अंदर भी दो पोल्स होते हैं, 5 प्राइम पोल एंड 3 प्राइम पोल। 5 प्राइम पोल पर होता है इनिशिएशन कोडॉन जिसका नाम होता है AUG। ठीक है, अच्छे से याद रखना बच्चों। दूसरा होता है बच्चों rRNA। ये सबसे ज्यादा मिलने वाला आरएनए है, 50 to 60% पार्ट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, आरएनए फॉर्म्स 50 to 60% पार्ट ऑफ राइबोसोम। ये टोटल 80 to 90% होता है टोटल सेल्यूलर आरएनए के। इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस। ये बात भी याद रखना। कर्लैंड डिस्कवर्ड इट। कर्लैंड नाम के साइंटिस्ट ने इसको 1960 में डिस्कवर किया। इट गेट्स कॉइल्ड हियर एंड देयर ड्यू टू इंटरचेन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। देखो जैसे इस तरह से इसका कॉइलिंग होता है और जहां पे ये लूप बनाता है वहां पे ऐसे ये बेस पेयर्स बना देगा। ओके, तो यहां पे एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरोसिल का जो प्रमाण है इक्वल नहीं रहेगा बच्चों, ये बात अच्छे से याद रखना। टीआरएनए सबसे छोटा होता है बच्चों, 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं इसमें। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये बात भी याद रखना। इट इज ऑल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड बट देखो बट नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस आफ्टर पेयरिंग फॉर्म्स नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस आफ्टर पेयरिंग। इट इज शेप्ड लाइक क्लोवर लीफ। ईच टीआरएनए कैन पिक अप अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। याद रखना इसके पास होता है एक DHUR जिसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल लूप और अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन साइट। ओके, फिर एक होती है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट जो कि 3 प्राइम एंड पे होती है। एंटीकोडॉन लूप होता है, देखो कोडॉन होता है mRNA पे, तो हमारे टीआरएनए के पास क्या होगा? एंटीकोडॉन लूप होगा बच्चों। ठीक है, फिर राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, इसको राइबोसोम के साथ भी तो कंबाइन होना है। ठीक है, तो याद रखना इन एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए 3 unpaired nucleotides are present called as anticodon which pairs with codon. ठीक है, the specific amino acid is attached to 3 prime end in acceptor stem of clover leaf. तो देखो यहां पे हम लोग मॉडल पे ज्यादा ध्यान रखेंगे बच्चों। देखो ये अब देखो यहां पे 3 प्राइम एंड पे क्या होता है? ऐसे एमिनो एसिड ऐसे देखो बच्चों, ये रेड कलर का मैं थोड़ा सॉलिड कलर बना रहा हूं, ये एमिनो एसिड होता है ऐसे जुड़ा हुआ। फिर ये 5 प्राइम एंड है बच्चों और ये है हमारे 3 कोडॉन्स। देखो अगर ये समझो मान लो mRNA और यहाँ पे ऐसे AUG वाले कोडॉन है, तो जब हमारा टीआरएनए यहाँ पे ऐसे आके कंबाइन होगा तो यहाँ पे कौन से लूप होंगे बच्चों? इसके पास A के लिए U होगा, U के लिए A रहेगा और G के लिए C। तो एंटीकोडॉन AUG का क्या होगा? UAC होगा। शायद आपने 12th का ये चैप्टर MST-CT वाले बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा शायद। ओके, इसके बाद एंजाइम्स देखते हैं बच्चों। ओके, अब देखो एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स अब देखना ये वो बायो कैटालिस्ट होंगे। एंजाइम्स का मीनिंग क्या होता है? बायो कैटालिस्ट।
लिस्ट। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। और बायोकैटालिस्ट का काम क्या रहता है? रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा देना। ओके, ये बात याद रखो बच्चों। अब ईच एंजाइम catalyzes a small number of reaction, specifically perhaps only one। तो मैक्सिमम एंजाइम्स कैसे होते हैं? रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, पीएच स्पेसिफिक होते हैं, प्लस मैक्सिमम एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं बच्चों, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक नॉन प्रोटीन एंजाइम है। ये एमसीक्यू पॉइंट याद रखना। द सब्सटेंस अपॉन विच एंजाइम एक्ट इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। ठीक है, जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्ट करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अमाइलेज। अमाइलेज एक एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, और ये स्टार्च पे रिएक्ट कर रहा है, मतलब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अमाइलेज एंजाइम है और जो हमारा स्टार्च है वो है सबस्ट्रेट। ये बात याद रखो बच्चों। ओके, फिर इसका नेचर प्रोटीन होते हैं बच्चों, ये भी याद रखना। एंजाइम्स produced in the chloroplast and mitochondria, if they act outside the cell in which they are synthesized, they are known as exoenzymes। तो जहां पे एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो वहां से निकल के कहीं और रिएक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सोएंजाइम्स। ठीक है, these enzymes synthesized by living cell retain their catalytic property even when extracted from the cell। तो एक्सोएंजाइम्स हमारे लिए आजकल बहुत बड़ा वरदान है बच्चों, ये भी बात याद रखना। ओके, अब देखो, डू यू नो रेनेट टैबलेट यूज्ड फॉर कोएगुलेटिंग मिल्क प्रोटीन केसिन कंटेन्स रेनिन एंजाइम दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टमक ऑफ द काफ। काफ मतलब जो अपना बछड़ा होता है ना गाय का, उसके स्टमक से रेनेट नाम का एंजाइम निकाला जाता है बच्चों। नेचर ऑफ एंजाइम बच्चों याद रखना। बेसिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंजाइम कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरी। सबसे पहले प्योरली प्रोटीनेशियस, दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, है ना, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इन शॉर्ट ये प्रोटीन ही होते हैं बच्चों, ऐसा समझ लो। एंजाइम पढ़ रहे हो मतलब प्रोटीन्स ही पढ़ रहे हो आप लोग, ये समझ के चलो। उसके बाद अब देखो बच्चों, एक देखते हैं सबसे पहले। अब जो हमारा प्रोटीनेशियस एंजाइम है इसमें क्या क्या देख लो। सबसे पहले एग्जाम्पल, प्रोटीएज दैट स्प्लिट्स प्रोटीन। ओके, कॉन्जुगेट में क्या होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन टू विच नॉन प्रोटीन या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अटैच्ड। जैसे हमने कॉन्जुगेट प्रोटीन देखा था ना मेरे बच्चों, वैसे ही हमारा कॉन्जुगेट एंजाइम भी होता है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फर्मली बाउंड, देखो याद रखना, the firmly bound to protein component by chemical bonds and is not removed by hydrolysis। तो अब देखो, if the prosthetic group is removed, the protein part of the enzyme becomes inactive। तो याद रखना, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के लिए इतना जरूरी होता है जितना कि हमारे लिए ऑक्सीजन। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप को निकाल दिया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी याद रखना। प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम, है ना। तो याद रखना एपो एंजाइम, और एपो एंजाइम के साथ मान लेते ये बॉटल है ना, और ये है ढक्कन। अब ये बॉटल पानी होल्ड कर रही है, ठीक है, इसको मैं ऐसा रख दिया और इसको मैं गिरा दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसमें का पूरा पानी चला जाएगा। मतलब ये बॉटल मेरे लिए मतलब फंक्शनल नहीं है। बिना ढक्कन की ये बॉटल मेरे लिए फंक्शनल नहीं है बच्चों। लेकिन अगर मैं इस पे देखो, तो ये है मान लेते हैं हमारा प्रोटीन पार्ट, और अगर मैं इस पे ऐसे ढक्कन लगा देता हूं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ऐसा समझ लो बच्चों, अब ये बॉटल फंक्शनल है। तो अगर मैं ये बॉटल बॉटल का ढक्कन निकाल देता हूं, ये बॉटल का लिड निकाल देता हूं मैं अगर, तो क्या हो जाएगा? ये बॉटल फंक्शनल नहीं रहेगी, मतलब ये एंजाइम मेरा इनएक्टिव हो चुका है। तो प्रोस्थेटिक पार्ट हमारे एंजाइम के लिए जरूरी होता है। तो ये जो प्रोटीनेशियस पार्ट है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। और ये एपो एंजाइम एपो एंजाइम के साथ में जब प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ेगा और ये दोनों को मिलाकर बोला जाएगा मेरे बच्चों होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये बात याद रखना अच्छे से।
There are enzymes which require certain organic compounds and inorganic compounds for their activity. तो देखो, the organic compounds that are tightly attached to the protein are called coenzymes. तो जो कंपाउंड्स जो टाइटली बाउंड होते हैं, जो नेचर से ऑर्गेनिक होते हैं और एंजाइम को हमारे टाइटली जुड़कर रहते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जैसे जुड़कर रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? कोएंजाइम्स। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। Whereas inorganic ions which are loosely attached to the protein part of the enzyme are called as cofactor, है ना? तो प्रोटीन पार्ट को जब भी इनऑर्गेनिक फैक्टर्स लूजली अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? कोफैक्टर। सम ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स आर निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कोफैक्टर है। फिर उसके बाद कोएंजाइम है। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसको हम एफएमएन बोलते हैं, ये कोएंजाइम है। इनऑर्गेनिक आयोन्स ऑफ मेटल्स, ये फैक्टर होते हैं बच्चों कोफैक्टर, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, ये सब कोफैक्टर है। ठीक है, याद रखना है। देखो, आयरन इज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कैटालेज। कैटालेज के लिए कोफैक्टर आयरन चाहिए। मैंगनीज जो है ये पेप्टिडेज के लिए चाहिए। ऑफन मेटल कोफैक्टर्स आर रेफर्ड एज एंजाइम एक्टिवेटर्स। तो कोफैक्टर्स को ही हम क्या बोल सकते हैं? एंजाइम एक्टिवेटर्स। मतलब इन मेटल्स की वजह से एंजाइम जो है हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ओके, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो आप लोग एकदम सोतुड़ू तरीके से सो रहे हो, अचानक से मम्मी आती है, ले बच्चे कोल्ड ड्रिंक ले ले, तो हम क्या हो जाते हैं? अरे क्या बात है भाई, कोल्ड ड्रिंक मिल गई इतनी धूप में, तो हम लोग तुरंत लेंगे कोल्ड ड्रिंक और एक्टिवेट हो जाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक को देख के एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। या फिर अचानक से तुम सो रहे हो, तुम्हारा बर्थडे है और तुमको मालूम है लाइफ झंड है, अचानक से आपके पेरेंट आते हो, आईफोन 14 प्रो अल्ट्रा प्रो मैक्स जो भी आता है उसमें, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ओके, आईफोन 14 प्रो मैक्स अगर आपको लाकर दे देते हैं, तो आपका मतलब हिसाब कैसे होगा? देखो, एकदम आप प्रफुल्लित हो जाओगे, एक्टिवेट हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे। वैसे एंजाइम तो बेचारा पड़ा रहता है, अरे यार बोर हो रहा है, कितना बोर दिन है, अचानक से क्या हो गया? एंजाइम के पास में एक्टिवेटर आ गया। तो एक्टिवेटर जैसे उसके साथ कंबाइन होता है, अब करेंगे हम काम, चलो जल्दी से, बंग 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 बंग, डिंग 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 डिंग, भागते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों क्या? कोफैक्टर का काम, इसीलिए इसको एंजाइम एक्टिवेटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना बच्चा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एंजाइम्स आर लाइकली इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स आर लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट and influence the speed of biochemical reactions but themselves remain unchanged. ये बात याद रखो। After completion of the reaction and release of the product, they remains active to catalyze again. ठीक है, a small quantity of enzyme can catalyze the transformation of very large quantity of substrate into an end products. For example, sucrase can hydrolyze कितना बच्चों? देखो, 1 लाख टाइम्स ऑफ सुक्रोज एज कंपेयर्ड विथ इट्स ओन वेट। मतलब 1 लाख गुना सुक्रोज मॉलिक्यूल को ये क्या कर सकता है? तोड़ दे सकता है। कौन सा एंजाइम? सुक्रेज। ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, अब याद रखना एंजाइम का जो है ये नेचर स्पेसिफिक होता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। ईच एंजाइम एक्ट्स अपॉन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। मैंने जैसे बोला था, दे शो हाई एक्टिविटी इन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। अगर वो हिसाब गड़बड़ा गया ना, तो एंजाइम बोलता है, मतलब उस फूफा जैसा होता है वो, जो शादी में ऐसे रूस के बैठ जाते हैं ना, मतलब गुस्से में आके बैठ जाते हैं, हमसे तो किसी से ऐसा बोलते हैं, हमसे तो किसी ने पानी के लिए पूछा ही नहीं। फूफा का ऐसा होता है क्या सम्मान? तो उन क्या बोलेंगे, उन खतरनाक फूफाओं जैसा होता है ये, जो छोटी छोटी बात पे किसी शादी में क्या हो जाते हैं? नाराज होके बैठ जाते हैं, है ना। तो एंजाइम भी वैसा होता है ना, हमका तो टेम्परेचर ठीक नहीं मिला, हम नहीं करेंगे काम, चलो हड़ताल हाथ से ये होता है एंजाइम का काम। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है बच्चों। ईच एंजाइम एग्जिबिट्स इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी
in a specific pH, okay, called optimum pH. just मैंने अभी बताया. अब optimum pH क्या होता है? ऑप्टिमम पीएच ये वो पीएच होता है बच्चों जिसमें एंजाइम अपनी सर्वोच्चतम एक्टिविटी से कैटेलाइसिस करेगा, किसी भी कैटेलाइज करेगा किसी भी टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन को. उच्चतम बोलते हैं क्या, परफॉर्मेंस. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि विराट कोहली अभी खेल रहा है और वो शतक पे शतक मारता चला जा रहा है, शतक पे शतक मारता चला जा रहा है, मतलब सेंचुरी पे सेंचुरी, तो ये उसका पीक परफॉर्मेंस है. लेकिन इसका मतलब क्या है, ये उसका ऑप्टिमम टाइम चल रहा है जहां पे वो सबसे बेस्ट काम करके दिखा रहा है. ठीक है, ये बात भी याद रखना. एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द पीएच कॉज डिक्लाइन इन एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम पेप्सिन ये बच्चों हाईएस्ट एक्टिविटी कब करेगा, जब पीएच होगा 2. ट्रिप्सिन जब पीएच होगा 9.5. ओके, तो ये बात याद रखो बच्चों, एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 60 से 70 डिग्री पे. तो याद रखना ऑप्टिमम टेम्परेचर भी जरूरी है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से कहीं ना कहीं मेल खा लेता है. ओके, तो सबसे बेस्ट टेम्परेचर क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम. देयर आर वेरियस वेज ऑफ नेमिंग एन एंजाइम. एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग अ सफिक्स ASE. जैसे सुक्रोज है तो उसको तोड़ने वाला सुक्रेस, लिपिड्स को तोड़ने वाला लाइपेस, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएस, पेप्टाइड्स को तोड़ने वाला पेप्टिडेस, है ना. ये बात याद रखना है बच्चों. ठीक है, द एंजाइम्स कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म. ओके, जैसे डिहाइड्रोजनेज रिमूव्स हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलेज रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेज परफॉर्म्स ऑक्सीडेशन. जैसे रिडक्टेज रिडक्शन, है ना. ये अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से याद रखो, छोटी छोटी चीजें हैं. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर, ठीक है, ICEN, द नेम ऑफ ईच एंजाइम एंड्स विद ASE and consist of a double name. The first name indicates nature of the substrate upon which the enzyme acts, and the second name indicates the reaction catalyzed. जैसे pyruvic decarboxylase, इसका मतलब पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने वाला. ये बात याद रखना है. ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चों. फिर अब एंजाइम के कुछ कैटेगरीज देख लो. सबसे पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज. These are enzymes catalyzing oxidation and reduction reaction by the transfer of hydrogen or oxygen. जैसे एग्जाम्पल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ये एक ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास का एंजाइम है. एग्जाम्पल याद रख लो बच्चों, सिर्फ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. फिर ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा, एक ग्रुप को इधर से उठा के उधर डालने का. ठीक है, जैसे ATP से फॉस्फेट निकाल के ग्लूकोज में डालने का. इसका एग्जाम्पल है मेरे बच्चे ग्लूकोकाइनेज. ये एक ट्रांसफरेज है. हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस टाइप की रिएक्शन करवाएगा, जो मतलब सुक्रोज को तोड़ के इसमें से पानी को बाहर निकाल फेंकेगा. पानी को बोलेगा चलो पहली फुर्सत में निकल जाओ, है ना. तो ये होगा हाइड्रोलेज. लाइएजेस किसको बोलेंगे बच्चों, जो तोड़ने का काम करेगा. These enzymes are involved in elimination reaction resulting in the removal of groups of atom from substrate molecules. जैसे decarboxylase, dehydratases, histidine decarboxylase. जैसे हिस्टिडीन में से जैसे CO2 निकला वो हिस्टामीन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, हिस्टामीन. ओके 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 ओके, अच्छे से याद रहेगा ना. ठीक है, शायद अब आप लोग को पता है. आइसोमरेज का काम क्या है बच्चों. अब देखो, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के सगे वाले. ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जगह कौन यूज हो जाता, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ये भी अच्छे से याद रख लो मेरे बच्चों. ठीक है, लाइगेजेस जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दे, मतलब पंडित जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो रिश्ते मिला रहे हैं मेरे बच्चों. ठीक है, इसको हम लाइगेजेस बोलते हैं. ठीक है, अच्छे से याद रखना है. ओके 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 ओके, चलो ठीक है. अब देखते हैं क्या देखते हैं भाई, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. देखो बच्चा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच एंजाइम कैटलाइजेस केमिकल रिएक्शन बिगिंस विद बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट
टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब आप बोलोगे सर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या होती है? बच्चा ये वो साइट होती है, जैसे दिख रहा है ना ये वाली रीजन, ये वो साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। देखो ये हमारा सबस्ट्रेट है ना, अली मैं तो अपने फेवरेट जगह पे बैठूंगा, तो देखो फेवरेट जगह मिली ये है, तो बैठ जा फेवरेट जगह पे, उसके बाद देख एंजाइम देखो कैसे तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद द बाइंडिंग साइट, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम कॉजेस चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the chemical bonds, okay, and ultimately causes the reaction that leads to the formation of new product। जैसे यहाँ पे देख लो बच्चों, ये आ रहा है ना, ये एक्टिव साइड ने अपने को खुद को अरेंज किया, यहाँ पे ये कंबाइन हो गया। अब ये क्यूब को अपन ट्रायंगल से बता देंगे, दो ट्रायंगल में ये जो हमारा बॉक्स था इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, अयो टुकड़े टुकड़े हो गए बेचारे का, देख रहा ना, तो इसको बोला जाएगा जी, इसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा? अयो प्रोडक्ट बोला जाएगा, समझते जाओ नारी लन्ना है हम। इसके बाद इसी को देखो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, ये सुक्रोज यहां पे आके बैठ गया, यहां पे आके बैठने के बाद बोला पक बड़बक हम तोहार ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे, दिख रहा है ना। तो देखो यहां पे क्या हुआ, इसको इसने तोड़ दिया और 2 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, है कि नहीं? ये होता है, जैसे ये आया इसके साथ फिक्स हुआ, इसने इसको तोड़ दिया और अलग अलग कर दिया, जरा बहुत मारा हमको, है ना, ऐसा बोल रहे बेचारे, अलग अलग हो गए, है ना, जय वीरू को अलग कर दिया उसने। अब देखो इंड्यूस फिट में मॉडल देखते हैं, जिसको हम फ्लेक्सिबल मॉडल भी बोलते हैं बच्चों, कॉस्टलैंड ने दिया था। कॉस्टलैंड ने क्या बोला था, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये ऐसी फिक्स नहीं होती है, रिजिड नहीं होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ये सबस्ट्रेट के हिसाब से खुद को चेंज कर सकती है ताकि रिएक्शन प्रॉपर तरीके से हो जाए, और यही होता है हमारा इंड्यूस फिट मॉडल, ये बात याद रखना, ओके। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम में क्या क्या आता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे देखो अगर सबस्ट्रेट बढ़ा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, एक्टिविटी विद इन लिमिटेड रेंज ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल्स। देखो इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, ये बात याद रखना, अगर जितना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ेगा उतना जल्दी एंजाइम का एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा मेरे बच्चों। जैसे देखो ये है हमारा इसका ग्राफ, उसके बाद सेकंड क्या आएगा भाई, सेकंड आएगा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, द रेट ऑफ, एक सेकेंड, the rate of enzymatic reaction is directly proportional to the concentration of substrate. The rate of reaction is also directly proportional to the square root of concentration of enzyme. It means that the rate of reaction also increases with increase in the concentration of enzyme. अगर मैं एंजाइम बढ़ाऊंगा तो तोड़ने वाले मॉलिक्यूल्स बने और रिएक्शन क्या होगी, थोड़ी सी फास्टर होगी। ये इसी थोड़ा बंद करना पड़ेगा, यो नहीं तो हमारे को सर्दी हो जाएगा, नाक बहना लगेगा जी, बहुत खतरनाक होता है सर्दी, हमको ठंडी से बहुत ज़्यादा एलर्जी, और एलर्जी से हमको होता है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस होगा ना तो हमारे नारियल मार देना सिर में, हमको ऐसे लगता है जोर से, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर, अब देखो एंजाइमेटिक रिएक्शन अकर्स बेस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस which is average normal body temperature in homeotherms. The rate of chemical reaction is increased by rise in temperature, but this is true only over a specific limited range. 40 डिग्री सेल्सियस के बाद एंजाइम खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो अपने को डायरेक्ट ग्राफ कैसे मिलेगा, कुछ ऐसे, पहले तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जब ऑप्टिमम लेवल हो गया तो फिर उसके बाद में एंजाइम एक्टिविटी कम होगी, बिकॉज हायर टेम्परेचर पे एंजाइम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ओके। इफेक्ट्स ऑफ पीएच, सिमिलर पीएच के हिसाब से ही अपने को बेल शेप ग्राफ देखने को मिलता है। ऑप्टिमम पीएच तक हमारा एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा, फिर बाद में डिक्लाइन हो जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म देख लो बच्चों, मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देखो सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस विद इन ईच ऑफ द सेल, ठीक है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वाइटल प्रोसेसेस एंड फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इट इन्वॉल्व्स continuous process of breakdown and synthesis of biomolecules through chemical reactions. Each of the metabolic reaction results in the transformation of biomolecules. Most of these metabolic reactions
डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक्ड विथ सम और अदर रिएक्शंस। तो याद रखना इसके दो टाइप्स होते हैं बच्चों। इसके बाद कैटाबॉलिक पाथवे होता है और एक एनाबॉलिक पाथवे होता है। आप लोग को नहीं समझा होगा तो मैं वापस बताता हूं बच्चों। मेटाबॉलिज्म जो होता है ये अंदर चलने वाली केमिकल लोचे चल रहे हैं हमारे अंदर सबके। ये बात समझ लो, हमारे सबके अंदर केमिकल लोचे चल रहे हैं। केमिकल लोचे मतलब केमिकल रिएक्शन चल रही है। अब आपकी केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं करती है, इसका मतलब क्या? आपके बॉडी के अंदर रिएक्शंस थोड़े अलग तरीके से चलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस थोड़े अलग तरीके से चलते हैं, और यही होती है बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये आपके अंदर भी चल रही है और मेरे अंदर भी चल रही है। अब यही केमिकल रिएक्शंस जो होती है इसी के जरिए हमको एनर्जी मिलती है। इसी के जरिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स है, रिजर्व फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टोर करते हैं, और जब हमको एनर्जी लगती है तब इन्हीं स्टोर्ड मटेरियल का क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एनाबॉलिक पाथवे और दूसरा होता है कैटाबॉलिक पाथवे। कैटा से काटा याद रख लो बच्चों, जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को काट कर छुटकू मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी को कैटाबॉलिक पाथवे या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जब भी छोटी छोटी चीजों से एक बड़ी चीज का निर्माण होता है इसी को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपलर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वी ईट wheat, bread or chapati, as gastrointestinal tract digest the starch to glucose with the help of enzymes and releases energy in the form of ATP. अब ATP, अब देखो एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक पाथवे। याद रखना, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर स्ट्रक्चर। जैसे देखो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जब ग्लूकोज के यूनिट जुड़ के बनते हैं ग्लाइकोजन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा ना रोबोट 2 पिक्चर, छोटे मोबाइल जुड़ के कितना बड़ा वो चीज बना लेता है ना। अक्षय कुमार कितना बड़ा बनता है, इसको ही बोला जाता है। रोबोट 1 में भी देखो जो छोटे चिट्ठियां, बहुत सारे चिट्ठी जुड़ के ऐसे बड़ा का बड़ा बुक बना देते हैं, है ना, मतलब बड़ा फर्रा बना देते हैं ना। छोटे फर्रे इक्वल्स टू बड़ा फर्रा। इसका मतलब क्या? छोटे चिट्ठी रोबोट्स मिलके एक जायंट चिट्ठी रोबोट बना देते हैं। इसको अपन एनाबॉलिज्म बोलेंगे बच्चों। मेटाबॉलिक पूल क्या होता है? देखो, it is reservoir of biomolecules in the cell on which enzyme act to produce useful product as per the need. The concept of metabolic pool is significant in cell biology because it allows one type of molecule to change into another type. जैसे देखो, carbohydrates can be converted into fats and vice versa. ये भी याद रखना, catabolic chemical reactions of glycolysis and Krebs cycle only provide ATP but also make available metabolic pools of biomolecules that can be utilized for synthesis of many important cellular components. ये बात भी याद रखो भाई। सिंपल बोलने का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक पूल ये एक ऐसा रिजर्वॉयर है जिसमें से हम कुछ भी उठा लो, ऐसा समझ लो आपके घर की पैंट्री, ओके, कुछ भी उठा लो, कुछ भी बना लो, ओके। फ्रिज समझ लो, भाजी रखी है भाई, निकाल लो, बना लो, काट के खा लो, है ना। वैसे ही मेटाबॉलिक पूल में अगर कोई चीज मेरे को चाहिए, मान लो कोई कंपाउंड चाहिए, वहां से निकाला, मेरे बॉडी ने उसको बनाया कुछ और फॉर्म में और फिर उसको रीयूज कर लिया गया बॉडी के द्वारा। यही होता है बच्चों हमारे मेटाबॉलिक पूल। ठीक है, ज्यादा ही जूम हो गया था। अब देखो बच्चों, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कौन सी होती है? देखो, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लाइकोजन स्टार्च, लिपिड्स जैसे ट्राइग्लिसराइड्स और प्रोटीन्स। कैटाबॉलिज्म जब कार्बोहाइड्रेट्स का होगा तो ग्लूकोज बनेगा, लास्ट में उससे एनर्जी बनती है। लिपिड्स का जब होता है तो देखो ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स बनता है, उससे भी एनर्जी हार्वेस्ट की जाती है, प्रोटीन से भी एनर्जी हार्वेस्ट की जाती है, और अल्टीमेटली एरोबिक रेस्पिरेशन में इसको CO2 और H2O में कन्वर्ट कर दिया जाता है along with नाइट्रोजनस वेस्ट। एनाबॉलिज्म रिएक्शन देखो बच्चों, ग्लूकोज, इसमें एनर्जी डंप हो रही है, ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स मिक्स हो रहे हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स बना रहे हैं, एमिनो एसिड्स जुड़ रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। एग्जैक्ट एक में का बच्चों प्रोटैगोनिस्ट एंटागोनिस्ट फंक्शन है। ओके, अच्छे से रहेगा याद, और आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं? लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों। ओके, secondary metabolites. Secondary metabolisms are, देखो, secondary metabolites
आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शंस। याद रखना, several types of bacteria, fungi and plant produce secondary metabolites. Secondary metabolites can be classified on the basis of chemical structure, ये भी याद रखना है। उसके बाद कौन कौन सी चीजें, जैसे देखो टर्पिन्स, फेनोलिक्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। इन शॉर्ट हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल नहीं है। हाँ, दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको यूज कर भी सकता है, लेकिन मोस्टली इंसान ही करते हैं, लेकिन वो मेटाबोलाइट किसी प्लांट या बैक्टीरियल सेल के लिए नेसेसरी नहीं है, ना उससे उनकी ग्रोथ होने वाली है, ना उनका रिप्रोडक्शन होने वाला है, तो उनको जस्ट बॉडी से उसको बाहर निकालना है, इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, अच्छे से समझ लो बच्चों। और अगर ये वन शॉट थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही वन शॉट वीडियो में अगले, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, सभी को बेस्ट लक, अच्छे से पढ़ाई करें फॉर MHT CET। केसी साइनिंग आउट।